हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज। आई होप कि सारे के सारे ज्वालामुखीज बिल्कुल फिट एंड फाइन है और आज की हमारी इस बहुत ही प्यारी सी क्लास के लिए तैयार हैं। तो यार आपकी उज्जू मैम तो क्लास में आ गई है, मेरे सारे ज्वालामुखीज कहाँ पर हैं? क्या सारे लोग टाइम पर आ गए हैं? जल्दी से टाइम पर आ जाइए। तो आज हम फाइनली जाकर पावर शेयरिंग का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आज इसका लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 3, जहां पर दो टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जो कि एक बहुत ही छोटू सा टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की हम बात करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उज्जू मैम आ गई हैं बच्चों, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि अर्ज करना तो बनता है। अर्ज करना तो बनता है, एक शायरी तो बनती है यार क्लास से पहले। ऐसे कैसे क्लास की शुरुआत हो जाएगी बिना किसी शायरी के? स्टार्ट करें क्या शायरी को? बताओ। हाँ जी, गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ फायर इमोजीज। हाँ जी, तो अर्ज किया है कि इसमें कोई शक तो नहीं कि मुझे है तुमसे बहुत ज्यादा प्यार। इसमें कोई शक तो नहीं कि मुझे है तुमसे बहुत ज्यादा प्यार। तो क्या तुम लोग हो आज की क्लास के लिए तैयार? तो यार आज की क्लास के लिए फटाफट से तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग इस प्यारे से चैप्टर को, जितना मुझे तुमसे ज्यादा प्यार है उतना ही प्यार इस चैप्टर से भी कर लो। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। फटाफट से क्लास के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास को हम स्टार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। वाह 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 की लहर दौड़ गई है। क्या हमारे ये जो फायर इमोजीज हैं बहुत सारे आ जाएंगे क्या इस बात पे? बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। ला तालियां ला तालियां ला तालियां, इस बात पे तो हो जानी चाहिए। ओके 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 ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ फायर इमोजीज एंड अ लॉट ऑफ ला तालियां। चलो चलो चलो, ठीक है। अरे वाह 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 वाह, अमेजिंग 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 गाइस, वाह वाह वाह। स्टार्ट कर दे स्टार्ट। जोश तो पूरा दिख रहा है, तो फटाफट से इसी जोश के साथ चालू करते हैं बच्चों सबसे पहला आज का टॉपिक। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा समरी देखते हैं और फिर चैप्टर को चालू करते हैं आज का। यार देखो, अभी तक हमने दो देशों के बारे में पढ़ा है। एक देश था बेल्जियम और दूसरा देश था श्रीलंका। और बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर हमने क्या बात करी थी कि बेल्जियम के अंदर 3 अलग भाषा बोलने वाले लोग, डच, फ्रेंच, जर्मन रहा करते थे, जिनके बीच में थोड़ी दिक्कतें क्रिएट हो गई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो मेजॉरिटी डच बोलने वाले लोग थे देश में वो तो थे ही, लेकिन फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में थे। पर जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स की, वहां पे फ्रेंच ज्यादा थे, डच कम थे। दिक्कत ये होती है कि फ्रेंच लोगों को सारे फायदे जो है पढ़ाई लिखाई के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले मिल जाते हैं। डच लोगों को इस चीज से दिक्कत होती है, पर अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है संविधान को बदलकर। संविधान को बदलकर इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में पावर को बांट दिया जाता है। इवन एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाती है, जहां पे तीनों लैंग्वेज कम्युनिटीज को बोल दिया जाता है कि आप अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लो और खुश रहो। ठीक है, खुश रहो आप, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, खुश रहो जी, सब चंगा रहना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां श्रीलंका के अंदर तो दिक्कत हो गई थी भाई, बहुत ही खतरनाक। श्रीलंका के अंदर 2 भाषा बोलने वाले कौन से लोग थे मेरे बच्चे? जल्दी से बताओ, 2 अलग लैंग्वेज कम्युनिटीज कौन सी थी? जल्दी से आप लोग बताओगे, फटाफट, जल्दी जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। मेरे बेटे, हिस्ट्री का जो समरी लेक्चर है वो कब का आ गया है, आपने देखा क्यों नहीं? सिन्हालास एंड तमिल्स, बिल्कुल सही। तो बच्चों सिन्हाला और तमिल बोलने वाले 2 ग्रुप्स यहां पर मौजूद थे। दिक्कत ये होती है कि सिन्हाला लोग ज्यादा थे, तमिल कम थे। अब होता क्या है, सिन्हाला लोग अपनी जो है लीडर्स को चुन लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं और वो सरकार लेकर आती है मेजोरिटेरियन मेजर्स, जहां वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ किसका भला कर रहे थे? अपनी कम्युनिटी का, अपने सिन्हाला समुदाय का। सिन्हाला कम्युनिटी की लैंग्वेज, जो सिन्हाला भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। बुद्धिज्म को प्रमोट करा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और उसी के साथ प्रेफरेंस दी जा रही थी कि जब भी स्कूल में नहीं, यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए चुना जाएगा जिस भी व्यक्ति को, तो अगर वो सिन्हाला भाषा बोलता होगा तो सबसे पहले उसको नौकरी पे भी रख लेंगे, सबसे पहले उसको एडमिशन भी दे देंगे। और बेचारे तमिल्स बहुत परेशान थे, उनका हाल जो है बेहाल हो चुका था बच्चों। ठीक है, तो तमिल्स के साथ बहुत गलत हुआ। अल्टीमेटली जाकर ये जो पूरा झगड़ा था, ये वायलेंस यानी कि हिंसा में तब्दील हो जाता है, और अल्टीमेटली श्रीलंका के अंदर छिड़ जाती है सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका वाली नहीं, सिविल वॉर छिड़ जाती है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। बहुत से लोगों की जान जाती है और एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल सेटबैक जो है श्रीलंका को फेस करना पड़ता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब बच्चों, इन दोनों देशों को तो हमने देख लिया और इनको तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि हमें पावर को शेयर क्यों करना चाहिए। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? वाई? हमारी राइटिंग ना बुरी नहीं होनी चाहिए। देखो, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। बच्चे, डिजायरेबल का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज को डिजायर कर रहे हैं, इच्छा है हमारी, इच्छुक हैं हम कि हाँ पावर तो शेयर होनी चाहिए। लेकिन क्यों पावर शेयर होनी चाहिए, इसके पीछे दो रीजन दिए जाते हैं। हमारी इच्छा है, हमारी तमन्ना है, हम लोग चाहते हैं। अब बेटा, ये इच्छा और तमन्ना लड़कियों के नाम नहीं मैं ले रही हूं, ठीक है? कहीं हमारी क्लास के लड़के खुश हो गए, इच्छा हमारी है, तमन्ना भी हमारी है। नहीं 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 बेटा, इच्छा और तमन्ना का यहां पे मतलब है कि वी वांट टू शेयर पावर। व्हाई डू वी वांट टू शेयर पावर? उसके पीछे रीजन है, दो रीजन है। एक है मॉरल रीजन और एक है प्रूडेंशियल रीजन। अब बात यह है बच्चों, ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, इसके पीछे दो रीजन है। एक है मॉरल रीजन, एक है प्रूडेंशियल रीजन। चलो फटाफट से समझते हैं कि दोनों रीजन क्या है। ओके, चलो चलो चलो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आ जाओ, तुमसे बात करते हैं जो तुम्हें समझ में है, क्योंकि तुम बच्चे समझदार हो, तो प्रूडेंट इंसान हो तुम लोग। प्रूडेंट इंसान का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु इज वाइज, अ पर्सन हु इज समझदार, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होता है। तो यार, अभी तक बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखने के बाद तो हमारे अंदर ये समझदारी आ ही गई है कि पावर को शेयर करना चाहिए। क्यों शेयर करना चाहिए? प्रूडेंशियल रीजन ऐसे बोलता है कि समझदारी इसी में है, इसी चीज में समझदारी है कि पावर को बांटो, पावर को शेयर करो। क्यों शेयर करो भाई? क्योंकि हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बच्चों, किसी भी लड़ाई झगड़े तक आपको जो है ना ये पहुंचने नहीं देगा अगर आप पावर को शेयर करोगे। बेल्जियम ने पावर को शेयर करा, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आगे बढ़ा। श्रीलंका ने पावर नहीं शेयर करी, वहां लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता गया, कितने सारे लोगों की जान चली गई। तो इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि अगर लड़ाई झगड़े को रोकना है तो पावर को बांट दो, समझदारी इसी में है। अगर पावर शेयर नहीं होगी तो समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोगों के बीच में लड़ाई होगी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ते बढ़ते हिंसा का रूप लेगी, वायलेंट हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, और इससे जो देश का पॉलिटिकल ऑर्डर है वो बिगड़ जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी। सरकार बच्चों ढंग से काम नहीं कर पाएगी, ढंग से प्रशासन नहीं कर पाएगी, सरकारें बदलती रहेंगी, बहुत कमजोर हो जाएगी गवर्नमेंट अपने काम में। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी अगर आप पावर नहीं शेयर करते। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी। अब यार, विल ये वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाले विल नहीं है बेटा। विल का यहां पे मतलब है मर्जी, इम्पोजिंग का मतलब है थोपना। किसकी मर्जी को थोपना? मेजॉरिटी की मर्जी को जब आप सब पे थोपोगे, जब आप इम्पोज करोगे, जैसे कि श्रीलंका में किया गया था, तो ये शॉर्ट रन यानी कि थोड़े समय के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन लगेगा कि वाह, है ना, मेजॉरिटी बहुत खुल के राज कर रही है, सिर्फ अपनी मर्जी के कानून बना रही है, अपनी मर्जी की पॉलिसियां निकाल रही है और माइनॉरिटी के साथ शोषण कर रही है। लेकिन इन द लॉन्ग रन
लंबे समय के अंदर बच्चों इससे क्या होगा, इट विल अंडरमाइन द यूनिटी। अंडरमाइन का मतलब डैमेज कर देगा, देश की एकता को बिगाड़ देगा, लोगों के बीच जो है टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देगा, लोग आपस में झगड़ने लगेंगे, तो कोई फायदा नहीं है लॉन्ग रन में। थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छी लगेगी चीज मेजॉरिटी लोगों को कि यार हमने देखो अपना शासन बना दिया, बट लंबे समय में आपको भी दुख झेलना पड़ेगा। तो अगर टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी होती है, मतलब कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का अत्याचार चलेगा, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी तानाशाह बन के एक डिक्टेटर की तरह बैठ जाएगी और अपनी चलाएगी, तो इस टायरेनी की सिचुएशन में माइनॉरिटी क्या, मेजॉरिटी भी अफेक्ट होगी। आपने श्रीलंका के अंदर देखा ना, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ तमिल्स के साथ बुरा हुआ, अल्टीमेटली जब कॉन्फ्लिक्ट हुई, वायलेंस हुई, लोगों की जाने गई, लोगों को रेफ्यूजी बनना पड़ा, तो वो हर कम्युनिटी के साथ हुआ, चाहे वो तमिल कम्युनिटी हो या फिर सिन्हाला कम्युनिटी, दोनों को ही जो हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट है इस चीज का झेलना पड़ता है। तो बच्चों ये सारी कहानी इसलिए बताई जा रही है ताकि आप समझो कि प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंट इंसान, समझदार इंसान जो है वो हमेशा पावर को शेयर करेगा। क्यों पावर को शेयर करेगा? क्योंकि उससे एक तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आगे चलकर। कॉन्फ्लिक्ट अगर होती तो वायलेंस होती, वायलेंस होती तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप पावर को शेयर करते हो, है ना। ना तो झगड़ा, ना तो हिंसा, ना तो कोई पॉलिटिकल ऑर्डर में दिक्कत, कुछ भी नहीं होगा अगर पावर को शांति से तुम शेयर कर दोगे। और जब आप मेजॉरिटी की मर्जी को सब पे थोपते हो, वो थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में दिक्कत आती है, जैसे श्रीलंका में आई। तो टायरेनी, टायरेनी का मतलब क्या है? अत्याचार। एक तरीके से अत्याचार बोल सकते हो आप, एक तरीके से आप बोल सकते हो तानाशाही जो सरकार बन गई थी श्रीलंका में, ठीक है। तो मेजॉरिटी की जो टायरेनी है, जो अत्याचारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी के लिए तो गलत है ही, लेकिन अपने लिए भी गलत है वो। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में दोनों को ही इसका नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका में हुआ है। दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन माय गाइज। अब जरा आ जाओ इधर मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा रीजन देख लेते हैं, विच इज द मॉरल रीजन। मॉरल रीजन, मॉरल जो कारण है वो भी बोल रहा है कि पावर को शेयर करो, पर क्यों बोल रहा है जरा समझते हैं। नाम में ही मॉरल लिखा है, मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, जैसे जो चीज सही है, जो चीज गलत है, ठीक है, वो है मोरालिटी। जैसे कि बचपन से आप लोगों को सिखाया जाता है कि यार अपने जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे बड़े हैं, सबसे प्यार से बात करो, सबके साथ काइंडनेस मेंटेन करो, ठीक है। और जैसे हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से अच्छी चीजें क्या है कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम होती है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है, ये सारी चीजें एक लोकतंत्र में मौजूद होती हैं। और डेमोक्रेसी का आइडिया ही ये बोलता है कि पावर को सभी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि सारे लोग बराबर हैं। तो मॉरल रीजन यही बोल रहा है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों ये लाइन जो है ना, रात को नींद में तुम्हें याद आनी चाहिए सोते सोते, कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि एसेंस है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी खो सी जाएगी अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे सबके साथ में। डेमोक्रेसी का आइडिया ही ये बोलता है कि सबके साथ पावर बांटो, क्योंकि सारे लोग इक्वल है, सारे लोग बराबर है, सबके पास बराबर आजादी है। तो सबके साथ पावर शेयर का जो आइडिया है वो एक लोकतंत्र का मेन आइडिया होता है। साथ ही में डेमोक्रेटिक रूल, दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज लिव विद इट्स इफेक्ट्स। डेमोक्रेटिक शासन जब होता है बच्चों, जैसे हमारा देश में डेमोक्रेटिक शासन है, उस डेमोक्रेटिक शासन के से अफेक्ट कौन होगा? डेमोक्रेटिक शासन का जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डेमोक्रेटिक शासन हो रहा है, तो उससे अफेक्ट कौन हो रहा है? किस पे प्रभाव पड़ रहा है? जनता पे, देश की। Who have to live with its effects, उसके प्रभाव के साथ किसको जीना पड़ रहा है? जनता को। तो यहाँ पे जनता की बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक रूल से जनता पर ही प्रभाव पड़ता है, तो जनता के पास पावर होनी चाहिए। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड इन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों के पास ये अधिकार है कि उनको उनसे सहमति ली जाए कि उन्हें अपने कौन से लीडर्स चाहिए, किन लीडर्स को चुनना है, ठीक है। तो द पीपल आर ऑल इक्वल, they all are equal in front of the law, in a democratic country, in a democratic government। और सभी लोगों के पास ये अधिकार है कि उनको कंसल्ट करा जाए कि उनको कैसे गवर्न करा जाएगा, और सभी लोगों को पावर बराबर मिलनी चाहिए। ये बोल रहा है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन मतलब अच्छाई किस चीज में है। जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बेटा चोरी करनी गलत चीज है, सबके साथ जो है काइंडनेस से रहना है, सबसे पोलाइटली बात करनी है, सबकी इज्जत करनी है, ये अच्छी चीज है। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बचपन से हम सीखते हुए आते हैं, और वही आपको बताया जा रहा है कि अच्छाई इसी चीज में है कि आप पावर को शेयर करो।
क्योंकि अगर आप पावर नहीं शेयर करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक डेमोक्रेसी का आइडिया भी यही बोलता है कि पावर को शेयर करना चाहिए सभी लोगों के साथ में, क्योंकि डेमोक्रेटिक शासन का इंपैक्ट जो है जनता पे पड़ता है, जनता के साथ सारी चीज जो है वो शेयर होनी चाहिए। एंड यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड इन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अपने हिस्सेदारी से, अपने पार्टिसिपेशन से दे विल एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो बच्चों, हम सब जनता जो है, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम सबको क्या है, सिस्टम का एक हिस्सा बनने का मौका मिलता है। स्टेक इन द सिस्टम मतलब हमें एक हिस्सा बनने का मौका मिलता है हमारे देश के सिस्टम का। वी आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और वो हिस्सेदारी हमें कैसे मिलती है, जब हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हमें वो अधिकार दिया जाता है, ठीक है, कि सब वोट देने जा रहे हैं, या फिर सबके पास ये अधिकार है कि एवरीवन हैज द फ्रीडम कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स है। ये सारे अधिकारों के थ्रू आपको सिस्टम में एक हिस्सेदारी मिल रही है। और ये सब क्यों मिल रही है, क्योंकि आपके साथ पावर शेयर करी गई है, ठीक है। तो ये दोनों रीजंस हैं। आई होप बहुत सिंपली सभी को समझ में आए होंगे। कल को एग्जाम में लिखने को आ जाता है तो आप यही आंसर लिखोगे, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, क्लियर है, बिल्कुल चमक गया है, जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चमका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी रिपीट करूंगी, बिल्कुल रिपीट करूंगी, जिंदाबाद मैम, जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी रिपीट करूंगी, शॉर्ट में रिपीट करूंगी। क्रिस्टल क्लियर हो गया, चमक गया, बहुत बढ़िया गाइस। तुम ना क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ना, तुम और भी ज्यादा बच्चों समझदार होते चले जा रहे हो। अभी रिपीट करेंगे मेरे बच्चे, अभी करेंगे, एक और बारी रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ लिया है हमने, एक और बारी रिवाइज करेंगे, सिंपल सी बात है, अभी रिपीट करेंगे, 2 मिनट रिवीजन करेंगे अभी। ओके गाइस, चलो चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हम रिपीट करेंगे। चलो आ जाओ। What is one prudential reason of power sharing? बच्चों, इनमें से प्रूडेंशियल रीजन क्या बोलता है पावर को शेयर करने के लिए, बताओ। इट अलाउज द मेजोरिटी टू डोमिनेट, मेजोरिटी डोमिनेट करने को बोलता है। एंश्योर्स बेटर आउटकम्स एंड रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, लिमिट्स द पावर ऑफ द जुडिशरी, या फिर डिस्करेजेस द सिटीजन पार्टिसिपेशन। प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग का क्या बोलता है, बताइए। स्टेक का मतलब है बच्चों हिस्सा। आपको सिस्टम में, देश के सिस्टम में हिस्सा मिल रहा है। कैसे? जब हम वोट देने जा रहे हैं हमको भी पावर मिल रही है, जब हम इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, तो वट एवर दैट वी आर डूइंग, जो अधिकार हमको मिले उससे हमें एक हिस्सा मिल रहा है अपने देश के सिस्टम में, अपने देश की पॉलिटिक्स में। स्टेक का मतलब हिस्सेदारी है। डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन बी, प्रूडेंशियल रीजन की बात हो रही है बच्चों। समझदारी किस चीज में है? समझदारी इसी चीज में है कि आप लोग पावर को शेयर करो, क्योंकि जब आप पावर को शेयर करोगे तो उससे लड़ाई झगड़ा कम होगा और बेहतर जो है आउटकम या फिर नतीजा निकल कर आएगा, ठीक है, बेहतर आउटकम निकल कर आएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। किस किसने आंसर दिया है? कुणाल, प्रतीक, यश, अनमोल, साहिल, तवीन, पवित्र, प्रियांशु, भूमिका एंड रोहित। चलिए एक और सवाल है, फिर मैं रिपीट भी करूंगी। ओके, यस आई विल रिपीट मेरे बच्चों, आई विल रिपीट। यार पोल की प्रॉब्लम होती है ना बच्चों, आप लोग क्या करते हो, आप समझते हो क्लास पोल की प्रॉब्लम, दैट इज अ टेक्निकल इशू। बहुत बारी आप लोगों के फोन्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, तो इससे ज्यादा टेंशन मत लिया करो आप, ठीक है, इसकी ज्यादा टेंशन मत लिया करो। चलो अब यहां पे मुझे बताओ कि ये जो फ्रेज, ये तो शब्द है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो पूरा सेंटेंस है ये आपको क्या बता रहा है? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, व्हेन द गवर्नमेंट शेयर्स पावर विद ऑल ग्रुप्स, when minority communities dominate politics, when the majority imposes its will on others, या when the army controls the government। टायरनी ऑफ मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग फटाफट से उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, पहले जितने बच्चों ने बोला है कि एक बारी मैम रिपीट करो, पहले मैं रिपीट करूंगी। टेंशन नहीं लेने का, उज्जू मैम की क्लास में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है बच्चों, ठीक है। चलो चलो, अभी उज्जू मैम ने सुन लिया है, अभी सबको रिपीट करेंगे, जितने बच्चे रिपीट करने का बोल रहे थे। चलो जी, ओके, बहुत ही बढ़िया। इट इज ऑप्शन सी गाइज, इट इज ऑप्शन सी,
व्हेन मेजॉरिटी इम्पोजेस विल ऑन अदर्स, जब जो नंबर में ज्यादा लोग होते हैं जब वो अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने लगते हैं, उसका मतलब होता है कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुत अत्याचारी हो रही है, जो उसके मन में है वो कर रही है ना। जब मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए थे सिन्हाला लोगों ने, तो वो यही चीज हो रही थी कि वो क्या कर रहे थे, अपनी मर्जी दूसरों पे थोप रहे थे, तमिल्स पे थोप रहे थे। वो ने क्या बोल रहे थे कि हम तो बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, हम तो अपने लोगों को प्रेफरेंस देंगे, हम तो अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके से वो अपनी मनमर्जी जो है दूसरों पे थोप रहे थे, जो बहुत गलत होता है इन द लॉन्ग रन। बच्चों, खालिल्स डिलेमा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मन करे आप उसे रीड करो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, आप बस समझ सकते हो। अगर आपको मन कर रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो यू कैन रीड इट, बट उससे कोई भी क्वेश्चन आने की तो संभावना नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। खालिल्स डिलेमा जो है अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप। ठीक है जी। बेटा बेटा मेरे बेटे, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। अभी मैंने बोला कि मैं रिपीट कर रही हूं, तो फिर बार बार ये लिखकर कि मैम रिपीट करो से क्या होगा? मैं तो रिपीट करूंगी ना, अभी मैं करूंगी रिपीट, होगा रिपीट। शादी कब करूंगी ये मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन रिपीट जरूर करूंगी। ठीक है, आ जाओ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमारे बच्चों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया। अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग, वाह वाह वाह। बच्चों, टायरेनी, टायरेनी का मतलब है अत्याचारी सरकार, या टायरेंट कौन होता है? बेसिकली एक तानाशाह, एक डिक्टेटर जो होता है ना, वो होता है टायरेंट, जिसके हाथ में खुद सारी पावर होती है। तो श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो भी एक तानाशाह की तरह बन गई थी, एक डिक्टेटर की तरह बन गई थी। डेमोक्रेसी तो रही नहीं थी, सबके बारे में थोड़ी ना सोच रहे थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, और जो उनको सही लग रहा था वो कर रहे थे। तो वो एक तानाशाह की तरह, एक अत्याचारी सरकार की तरह बन चुके थे। दैट इज वाई यहां पे टायरनी लिखा है, जब मेजॉरिटी अपने मर्जी को दूसरों पर थोपने लगती है। ठीक है, चलो। तो यहां पे प्रणव, टैविन्स, यश, अनमोल, शाश्वत, देव, यशराज मिश्रा जी, अच्छा जी, कपिल एंड अलशिफा। ठीक है गाइस, ऑल राइट। अभी बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे मैं रिपीट करूंगी, फटाफट से आ जाती हूँ, तुम लोगों को बताती हूँ। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमने देखा बच्चों, टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब कि क्यों पावर शेयर करना चाहिए, क्यों हम चाहते हैं पावर शेयर करो। उसके पीछे दो कारण दिए जाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण दिया गया है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब समझदारी इस चीज में है, क्योंकि प्रूडेंट इंसान होता है समझदार इंसान। तो ये बोला जा रहा है कि समझदारी इसी चीज में है कि आप पावर को शेयर करो। क्यों पावर को शेयर करो? क्योंकि जब आप पावर शेयर करोगे तो उससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, मतलब लड़ाई झगड़े की संभावना कम होगी। लड़ाई झगड़ा आपके देश में नहीं होगा अगर आप पावर को बांट दोगे, क्योंकि जब आप पावर नहीं बांटते तो देश के जो अलग अलग समूह हैं, जो लोग हैं, वो लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो आगे चलकर वायलेंस यानी कि हिंसा का रूप लेती है, लोग मारने पीटने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, वायलेंस होता है जिसमें बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत लोगों को चोट लगती है। और वायलेंस के बाद ही यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जो देश का बच्चों पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, जो भी सरकार है बहुत कमजोर पड़ जाती है, सरकार के हाथ से सब कुछ हट जाता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती उस सर्कमस्टेंस में। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। साथ ही में अगर इंपोजिंग विल ऑफ मेजॉरिटी, जैसे श्रीलंका को देखो यार, वहां पर क्या हुआ, मेजॉरिटी अपनी मर्जी जो विल है वो सब पे थोप रही थी, मेजॉरिटेरियन मेजर्स लाकर। अब ये मेजॉरिटी को बहुत अच्छी लग रही थी चीज, इन द शॉर्ट रन, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगा उन्हें कि वाह यार, हम तो देखो अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, हमारे आगे कोई बोल सकता है क्या? ऐसा उन्हें लगा, बहुत अच्छा लगा शॉर्ट रन में। लेकिन इन द लॉन्गर रन, लंबे टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, ये जो उन्होंने अपनी मर्जी दूसरों पर थोपी थी, एंड रिजल्ट था सिविल वॉर हो गई। और इस सिविल वॉर में बच्चों सिर्फ तमिल्स की नहीं बल्कि सिन्हालास की भी जान गई। अगर तमिल्स को नुकसान पहुंचा तो सिन्हालास को भी नुकसान पहुंचा। और यही बताया जा रहा है कि जब आपको लग रहा है कि मेजॉरिटी का जो अत्याचार है, मेजॉरिटी अगर अत्याचार करेगी तो वो सिर्फ माइनॉरिटी पे इंपैक्ट नहीं डालेगा बल्कि उन पर भी इंपैक्ट डालेगा, दोनों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। तमिल्स का नुकसान हुआ है तो सिन्हालास का भी नुकसान होगा, उनका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है इस चीज से। ठीक है, तो ये समझाया जा रहा है प्रूडेंशियल रीजन के थ्रू। मॉरल रीजन ये बोल रहा है कि अच्छाई इसी में है, नैतिकता इसी में है कि आप पावर को शेयर करो, क्योंकि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एसेंस है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि सबके साथ आप पावर शेयर करो।
डेमोक्रेटिक शासन में जो भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको उसके प्रभाव के साथ रहना पड़ रहा है, जो जनता है उसके साथ पावर को शेयर किया जाना चाहिए। साथ ही में जनता के पास पावर है, राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड, उन पे कैसे शासन किया जाना चाहिए, ये चीज भी जनता से ही आप पूछो। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है। पार्टिसिपेशन, अब जनता पार्टिसिपेट जब करती है बच्चों, जैसे वोट देने जाते हो आप, या फिर जब आप एक तरीके से कोई मूवमेंट करते हो, या फिर अगर आप खुद से इलेक्शन में खड़े हो जाते हो, हर चीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो देश की डेमोक्रेसी में, और उससे आपको हमारे सिस्टम में एक हिस्सेदारी मिल रही है। स्टेक मतलब हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बच्चों को नहीं पता है, हिंदी की स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। ठीक है, हिस्सा मिल रहा है। ठीक है गाइस, ओके, चलो, तो अभी बात समझ में आई है। अभी तो हमने रिपीट भी कर दिया है। अभी भी अगर किसी को डाउट होगा, कोई दुख तकलीफ होगी, तो वो बच्चा जो है बेटा हिस्ट्री का समरी लेक्चर बहुत पहले जा चुका है। एक बारी ऐप को प्लीज देख लीजिए ढंग से। हिस्ट्री का समरी लेक्चर कितने बच्चों ने देख लिया, कितने बच्चों ने मुझे टैग भी कर दिया, वो ऑलरेडी जा चुका है। तो जब ये क्लास खत्म होगी तो आप लोग ढूंढना, समरी लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चल अभी चमक गया। जितने बच्चों ने हमें रिपीट करने को बोला था, अब नो डाउट हो गया है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी जोश में बच्चों अब हमें आगे और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। ठीक है सेनानियों, तैयार हैं? तैयार हैं? बताओ, तैयार हो? जल्दी से बता दो, कैसे बताओगे? हमारे फायर इमोजी और ज्वालामुखी इमोजी के साथ में। चलो चलो चलो, नो डाउट चमक गया है मैम। उजाला दिख रहा है क्या आपको? इतना चमक गया है तो चमका चमका चमका। आज भी होमवर्क लेकर आई हूं मेरे बेटे मैं, और होमवर्क दूंगी आपको मैं। बेटा नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अगर अभी तक नहीं मिले मैं एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, बाकी जितनी चीजें समरी लेक्चर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक स्टोरी अपलोड कर दूंगी कि हाउ यू गाइज हैव टू रीच टू द समरी लेक्चर। ऑलराइट, किसी को बोलूंगी कि एक स्क्रीनशॉट डाल दो कि हाउ विल वी रीच द समरी लेक्चर, अगर आपको उसमें डाउट है तो, कि कैसे पहुंचना है समरी लेक्चर तक का सफर कैसे तय करना है हमें, तो वो भी मैं आपको जो है एक स्टोरी डाल दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी यार फटाफट से आ जाते हैं और यहां पर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देख लेते हैं। फॉर्म्स का क्या मतलब है बच्चों? तरीके। कौन से वो अलग अलग तरीके हैं, कौन से वो अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू आप पावर को शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप पावर को शेयर कर सकते हो बेटा। ऑलराइट, बैटमैन, आज फिर आ गए बैटमैन तुम क्लास में। सुपरमैन कहां है, उनको लेकर आओ। चलो ओके गाइस, तो यार ये सब ना अभी के लिए मत ही रीड करना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी एक बारी और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, फिर मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पे चलूंगी। यार जब भी मैं बात करती हूं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, इसका मतलब है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कौन से वो डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि हम पावर को बांट सकते हैं, जिससे कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं। मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग बच्चे, डिफरेंट वेज। ओके, नाउ सबसे पहला वे है, सबसे पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल बेटा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? कौन सी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल? ये वाली कि ये वाली? सभी को पता है ना कि ये वाली, ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनेगी, बिल्कुल बनेगी जी, यहाँ पे बनाते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि सब लोग एक ही लेवल पे हैं, लेवल एक ही है, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन लेवल एक ही है भाई, लेवल एक ही है। इसका ये मतलब है कि हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर को बांट दिया गया है, लेकिन तीनों सेम लेवल पे। लेजिस्लेचर कौन होता है बेटा? लॉ बनाते हैं जो लोग। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो उस कानून को लागू करते हैं। और जुडिशरी होते हैं हमारे कोर्ट्स, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट आते हैं जुडिशरी के तहत, जो हमारी न्यायपालिका होती है। मतलब कभी जब हमारे कानून का उल्लंघन हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? जुडिशरी के पास, कि हमें बचाओ, हमारे जो कानून बोल रही हूँ, हमारे जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो गया, प्लीज हमारे अधिकार हमें वापस लौटा के दो। अब ये जो तीनों ऑर्गन्स है बच्चों, इनके बारे में आपको कुछ नहीं जानना अभी के लिए। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारी कंट्री में
लॉ बनाने का काम, लॉ को लागू करने का काम, और न्यायपालिका जहां पर एक तरीके से आपके केसेस की सुनवाई होती है, ये तीनों ऑर्गन्स हैं हमारी सरकार के, जिससे हमारी गवर्नमेंट चलती है। अब बात ये आती है कि हम इन तीनों को ना सेम लेवल पे पावर देते हैं। जितनी पावर लेजिस्लेचर की है उतनी एग्जीक्यूटिव की है, उतनी जुडिशरी की है। तीनों का काम अलग है पर पावर बिल्कुल बराबर है, ताकि कल को अगर कोई भी अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा तो बाकी जो दो यहां पर बैठे हैं वो उसको रोक लें। अगर कोई भी अपनी पावर से ज्यादा पावर जरूरत करेगा कि मैं ज्यादा पावर एक्सरसाइज करूंगा, तो बाकी दो उसको रोक लेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूं। जैसे बेटा लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनते हैं। अब सपोज होता क्या है कि लॉ बनाते टाइम हो सकता है कि कभी किसी फंडामेंटल राइट को बदल दिया, फंडामेंटल राइट को चेंज करे कि यार ये राइट टू इक्वालिटी को ना जरा बदल डालो। वहीं पे बेटा अब जुडिशरी आ जाएगी कि लेजिस्लेचर आपका काम लॉ बनाना है, आपका काम ये नहीं है कि आप संविधान को ही बदल दोगे अपने हिसाब से। जो संविधान की बेसिक चीजें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में जुडिशरी लेजिस्लेचर को रोकेगी, उस पर रोक लगाएगी कि आपको जो काम दिया गया है सिर्फ उतना कर सकते हो, दी गई पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप। तो इससे क्या है बच्चों, इसके थ्रू जब आपने सबको सेम लेवल पे रखा है और सब लोग एक दूसरे पे चेक रख के बैठे हैं, निगाह रख के बैठे हैं कि ये कुछ कर तो नहीं, नजर डाल के बैठे हैं, तो इस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोला जाता है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। हर कोई एक दूसरे पे नजर गड़ाए बैठा है, चेक रख के बैठा है और इस पूरे हॉरिजॉन्टली उसको बैलेंस करके बैठा है कि कोई भी अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज ना करे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए इन तीनों को सेम पावर दी गई है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में देखने को मिलता है, विच आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा आता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल, अब भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो लेटी भी होती है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है? वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, ये वाली, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन सीधी है क्या? नहीं, सीधी तो नहीं है, अभी सीधी है। हाँ, वर्टिकल लाइन पे हम लोग देखते हैं बच्चों ऐसी लाइन, अब ऐसी लाइन हो गई। इस लाइन पे अब लेवल अलग अलग है। लेवल अलग अलग है का मतलब है कि एक जगह पर, जैसे कि आपकी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जो कि पूरे देश को संभालती है। फिर हर राज्य में आपकी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि राज्य को संभालती है। और फिर उसके नीचे भी हमारे कंट्री में तो भाई एक और लेवल है, विच इज अवर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायत आ गई, ठीक है, पंचायत, जिला परिषद, ये सब तो वो लोकल गवर्नमेंट हो गई, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या टाउन्स तक या सिटीज तक सीमित है। अब भाई हमने क्या करा, तीन अलग लेवल्स पे पावर को बांट दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल जो होती है उनके अंडर पूरा स्कूल आता है, क्लास टीचर जो होती है उसके अंडर पूरी क्लास आती है, और जो क्लास मॉनिटर है उसको, वो एक तरीके से क्लास टीचर के नीचे आता है। और क्लास मॉनिटर जो है वो मतलब उस टाइम पे काम करता है जब क्लास टीचर उसको बोलती है, ऑर्डर देती है कि अभी तुम अटेंडेंस ले लो, अभी क्लास को शांत रखो। तो एक तरीके से उसके भी नीचे लेवल पे क्लास मॉनिटर आता है। तो क्लास मॉनिटर, टीचर, प्रिंसिपल, ये तीन अलग लेवल्स हो गए। सिमिलरली बच्चों देश के अंदर भी सबसे ऊपर आती है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार जो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्य सरकार होती है, जो किसी एक स्पेसिफिक राज्य तक रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसी स्टेट के अंदर सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, जिला है, गांव है, वो हो जाएगी आपकी लोकल लेवल, जो कि और भी छोटा लेवल हो गया। तो इस तरीके से तीन अलग अलग लेवल्स पे हमने बांट रखा है। इसको हम लोग फेडरल डिवीजन भी बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं मेरे बेटे, ठीक है। और आगे जो आप चल के फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ोगे ना, वो इसी पे ही बेस्ड है पूरा चैप्टर, कि सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है कि कैसे अलग अलग लेवल पे हमने पावर को डिवाइड करा है। अब तीसरा तरीका है पावर को बांटने का, बिटवीन सोशल ग्रुप्स या सोशल कम्युनिटीज। बच्चों देश के अंदर अलग अलग समाज में जो होते हैं ग्रुप्स रहते हैं। जैसे कि बेल्जियम के अंदर कौन से अलग अलग ग्रुप्स थे? लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप थे, कुछ जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थे, कुछ डच थे। इंडिया के अंदर रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे कि हम बोले कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अगर हम बोले इंडिया के अंदर कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं।
तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आपकी लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अब इनके बीच में पावर को कैसे बांटा जाता है? जैसे बेल्जियम के अंदर एक बहुत अच्छी चीज करी थी, वहां पर हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया था, है ना। हमने देखा था बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट को बना दिया था, जहां पर हर कम्युनिटी को पावर दे दी गई थी, हर कोई अपनी गवर्नमेंट बनाओ। डच बोलने वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच बोलने वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, और जर्मन भाषा तक जो 1% थे उनकी भी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इंडिया के अंदर बच्चों एक और चीज करी जाती है, दैट इज सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम ये बोलता है कि जो हमारे देश में बच्चों जो बहुत कमजोर वर्ग हैं, जो कास्ट हैं, बहुत वीकर सेक्शंस ऑफ दोस कास्ट, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी को हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि पास्ट में उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको बराबरी पे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दी जाती है। अब ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम है, यहां पर भी आप कुछ सोशल ग्रुप्स को कास्ट के बेसिस पे एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, वहां पर भी आप जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स है उनके साथ पावर शेयर कर रहे हो। तो दिस इज येट अनदर वे जिससे क्या पावर को शेयर कर पा रहे हो। एक और तरीका आता है, दैट इज द लास्ट वे, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में पावर शेयर होती है। क्या मतलब? देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों, जैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है, कोई एक पार्टी तो जीत नहीं पाती, तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाती है ना, कि मेरे पास 50 सीट है, तुम्हारे पास 20 है, तुम्हारे पास 30 है, चलो सब मिल जाते हैं और फिर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहां पर पावर शेयर हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयर होती है। प्रेशर ग्रुप्स, अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? जैसे किसान हो गए, किसानों ने सबने मिलकर तैयारी कर ली कि यार हम गवर्नमेंट जो है ना, हमारे ना अनाज का पैसा ज्यादा नहीं दे रही, तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम मूवमेंट निकालेंगे और हम लोग प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को कि वो हमें जो है अनाज का ज्यादा पैसा दे, क्योंकि इतने से पैसे में हम गुजारा नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स के बाहर रहकर आंदोलन वगैरह निकालकर अपनी मांगे मनवाना सरकार से, वो है प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, मूवमेंट्स भी वही सेम चीज हो गई कि आप एक तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अपनी डिमांड्स को मनवा रहे हो, दैट इज वाई आप कोई मूवमेंट निकालते हो। अब मूवमेंट हो सकती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, मूवमेंट हो सकती है जैसे डैम्स बन रहे हैं, डैम के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज सच अ मूवमेंट, जहां पर ऐसा बोला जा रहा था कि जितने लोगों के घर बार जा रहे हैं इस डैम के बनने से, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मूवमेंट निकाल रहे थे। तो यार वही सब चीज है कि इनके बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट वेज थ्रू विच द पावर इज शेयर्ड। एक बार यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, यहां पे ओके नहीं, ठीक है, इसको नहीं कर पाएंगे हम, इसको कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नंबर 1। अरे ये क्या हुआ? सॉरी, मैं तो डर ही गई थी। दिस इज नंबर 2। नहीं भाई, इधर मत आना। नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। चलो आ जाओ बेटा, समझ में आई बात? अब मैं ना इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलूंगी, पर मेजरली आप यही समझना, यही है बस, यही पूरा पॉइंट है। रिपीट नहीं, पूरा भी समझाऊंगी। एनसीईआरटी के थ्रू जो लिखा हुआ है बच्चों हमारी बुकिश लैंग्वेज में, वो समझाऊंगी, पर अभी के लिए दिस इज द एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मैं चलूंगी, पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे चलने से पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो लैंग्वेज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइस, चमक गया? रिपीट नहीं, पूरा भी चल रहे हैं हम कॉन्सेप्ट पे। ओके, चले फटाफट से रिपीट कर दे, अच्छे से समझ लें इसको। चलो लेट्स गो गाइस। ये मैम एक और चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ला तालिया, थोड़ी देर के बाद ला तालिया होगी। चलो यार फटाफट से आ जाते हैं। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं, हमने जैसे कि बात करी हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की। अब देखो इसके अलग अलग नाम है बेटा, अलग अलग नाम याद रखना। इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, इसको सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, और पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है। सिंपल सी बात है, यहां पे देखते हैं। देखो, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार बच्चों जैसे इंसान के ऑर्गन है, दिल है, किडनी है, ठीक है, दिल है, किडनी है, लिवर है, ये हमारे ऑर्गन्स है जो हमें चला रहे हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से जो सरकार को चला रहे हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर को शेयर करा जा रहा है। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टली पावर बांटी जाती है, सब लोग सेम लेवल पे रखे जाते हैं और सब लोगों की पावर अलग है पर सब सेम लेवल पे है। पावर सबका काम अलग अलग है पर सब सेम लेवल पे है, याद रखना। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जब आपने पावर को अलग अलग बांट दिया, इससे ये इंश्योर होता है नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन अपनी निर्धारित पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, नहीं तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये सीसो बन जाएगा। आपको सीधा रखना है, अगर आप अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करोगे तो यहां डामाडोल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हर ऑर्गन दूसरे पे चेक रखता है और इससे जो है पावर का बैलेंस बरकरार रहता है अमंग दीज इंस्टीट्यूशंस। इस अरेंजमेंट को ही चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम बोला जाता है। बच्चों, वही सेम कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको बयां कर दी थी थोड़ी देर पहले। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, ओके, यहां पर अब इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, या तो फेडरलिज्म इसको बोलते हैं, फेडरलिज्म भी इसी को बोलते हैं, या फिर इसको जो है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से इसको जाना जाता है। तीनों नाम सेम इसके हैं। अब दूसरा तरीका है, पावर जो है सरकार के अलग अलग लेवल्स में बांटी जाती है, मतलब वर्टिकली बांटी जाती है। एक जनरल गवर्नमेंट आपकी रहती है फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए। कौन सी सरकार रहती है? केंद्रीय सरकार, जिसका राज पूरे देश पे चलता है। फिर सरकारें आती हैं आपके प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय या प्रोविंशियल लेवल पे बच्चों जो गवर्नमेंट होती है, इसका मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो राज्य सरकारें होती हैं उन्हीं को ही प्रोविंशियल या फिर रीजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नाउ जनरल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री की, उसको फेडरल सरकार बोला जाता है। इंडिया में हम इसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल रीजनल लेवल पे होती है, इसको हम अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में बुलाते हैं। इंडिया में हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से बुलाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश की जो सरकार है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाते हैं। स्टेट की गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल रीजनल लेवल पे, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में बुलाते हैं। आगे देखो, Constitution clearly lays down powers of different levels of the governments. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. बच्चों, हमारे संविधान में हर एक लेवल की पावर जस्टिफाइड है, बिल्कुल क्लियरली रिटन है कि केंद्रीय सरकार का क्या काम है, राज्य सरकारों का क्या काम है, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। बेल्जियम के अंदर भी सेम चीज करी गई थी, वहां पर भी पावर को डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग लेवल्स में। आपको याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी और ऐसा बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर है, सेंटर की खुद की पावर है, ठीक है, तो दखल नहीं देनी है एक दूसरे के काम में। सिंपल सी बात है। बेल्जियम में चीज हुई थी, श्रीलंका में चीज नहीं हुई थी। इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोला जाता है। सेम प्रिंसिपल जो है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत के लेवल तक भी आप इस चीज को लेके जा सकते हो। मतलब ये है कि जब आप अलग अलग लेवल पे पावर को बांटते हो तो आप और छोटे छोटे लेवल पे भी पावर बांट सकते हो। जैसे इंडिया में हमने बांट भी रखी है लोकल लेवल पे, शहरों के अंदर, सिटीज, टाउन्स में भी हमने पावर दे रखी है। फिर गांव के अंदर बच्चों, जिला से लेकर छोटे से छोटे गांव तक पंचायत जो बनती है, ब्लॉक लेवल जो होता है, जिला परिषद जो होती है, हर एक लेवल पे हमने पावर को डिवाइड कर रखा है। ओके, इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, या फिर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तीनों चीजें सेम है। मैंने यहाँ पर आपको लिखवा भी दिया था, यहाँ पर लिखवा भी दिया है, ठीक है, तीनों नाम इसी के हैं। तीसरी चीज पे आते हैं, यहां पर थर्ड क्या है? पावर
शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समाज के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर जो ग्रुप्स होते हैं, या कास्ट के बेसिस पर भी जो ग्रुप्स होते हैं, जब आप उन ग्रुप्स के साथ पावर को बांटते हो तो दैट इज येट अनदर वे जिससे कि आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे कि बेटा मैंने एग्जाम्पल दिया था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कहां का है? बेल्जियम का एग्जाम्पल है भाई। बेल्जियम के अंदर हमने देखा था कि हर लैंग्वेज कम्युनिटी जो थी, जैसे जो फ्रेंच है, फ्रेंच थी, डच थी और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे, इन सबको बोल दिया था कि आप अपने अपने ग्रुप की एक अलग, जैसे इनकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, इनकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, इवन इनकी भी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम रहेगा आपके लैंग्वेज, कल्चरल, लिंग्विस्टिक इश्यूज जो है, एजुकेशनल इश्यूज जो है, उनके साथ डील करना। भाषा, पढ़ाई लिखाई और जो आपकी संस्कृति के मुद्दे हैं उनके साथ आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट डील करेगी, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो दिस इज अ वे जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में पावर को बांट दिया गया था। इंडिया के अंदर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम है, जहां पर हम लोग बच्चों जो अलग अलग हमारे कास्ट ग्रुप्स हैं, जो बेसिकली हमारे एससीज एंड एसटीज जो है, कास्ट ग्रुप जो है, उनको हम पावर देते हैं बिकॉज दे आर द वीकर सेक्शंस। उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार झेले हैं ओवर द टाइम, थ्रू आउट द टाइम, एंड दैट इज वाई उनको जो है रिजर्वेशंस दी जाती हैं। ठीक है, और ये भी एक तरीका है जब आप कुछ कास्ट को, स्पेसिफिक कास्ट को पावर दे रहे हो, तो ये भी एक तरीका है जब आप सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को बांट रहे हो। ठीक है, चलो लास्ट यहां पर है पावर शेयरिंग बिटवीन political parties, pressure groups, and movements। ठीक है बेटा, अरे स्क्रीन क्यों हिल रही है? चलो ओके, ठीक है, यहां पे देखो बच्चों, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स कंट्रोल, इन्फ्लुएंस द पावर इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के अंदर सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग जो सिटीजंस है, हम लोग जो नागरिक है, हमारे पास भी ये पावर है कि हम लोग वोट देकर अपना मन पसंदीदा लीडर या अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और उनको पावर में लेकर आते हैं, राइट। तो हम सिटीजंस के पास तो ये पावर है। साथ ही में कंटेम्पररी डेमोक्रेसी के अंदर दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। बच्चों हम लोग देखते हैं कि आजकल की डेमोक्रेसीज जो है, वहां पे अलग अलग पार्टीज के बीच में हम देख सकते हैं कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन से ये इंश्योर है, ये श्योरिटी मिलती है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगी, पावर बदलेगी ही बदलेगी। आज तुम्हारा दिन है तो कल उसका दिन आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगा। इन द लॉन्ग रन पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट, और लॉन्ग रन लंबे समय की अगर आप बात करो तो पावर डिफरेंट पार्टीज के बीच में शेयर होती है, जो कि अलग विचारधारा की और अलग सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स पावर में आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग पावर में आते हैं। तो लॉन्ग रन में बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पावर को शेयर करती हैं। आगे देखो, समटाइम्स ये शेयरिंग डायरेक्ट है व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस to contest elections. If their alliance is elected, form a coalition government, thus share power. In a democracy, we find interest groups. अच्छा ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पर एक और चीज आपको समझनी है कि अलायंस, मेरे को पता है कि आप लोग सोचोगे अलायंस और कोalition में फर्क क्या होता है। ठीक है, अलायंस और कोalition में फर्क क्या होता है मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यार देखो, पहले से इलेक्शन में जाने से पहले से ही एक पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, इन तीनों ने ना अपनी पार्टीज को मिला लिया और एक ग्रुप बना लिया कि हमारे ग्रुप का नाम है ज्वालामुखी। अलग पार्टीज हैं, इन्होंने अपने ग्रुप को मिला लिया और तीनों मिलकर एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करते हैं, ज्वालामुखी नाम रखते हैं। मतलब एक अलायंस बन गई है, एक ग्रुप बन गया है सारी पार्टीज का, बहुत सारी पार्टीज का मिलाकर। ठीक है, तो दैट इज एन अलायंस। ये तीनों पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, ओके, तो दैट इज एन अलायंस। पर कोalition क्या होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद पार्टी ए को मिली 50 सीट, सरकार बनाने के लिए सपोज 100 सीट चाहिए, ठीक है, 100 सीट चाहिए, ए को 50 मिली, बी को 30 मिली, सी को भी 30 मिली। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि यार एक काम करते हैं, हमें तो अकेले से तो कोई सरकार बना नहीं पाएगा, तो तीनों मिल जाते हैं।
तीनों एक गठबंधन बना लेते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, तो दैट इज अ कोalition गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, दैट इज अ कोalition गवर्नमेंट, वो हो जाएगी गठबंधन की सरकार। पर इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो बेटा कि चाहे वो अलायंस हो, वहां पर भी अलग अलग पार्टी साथ में मिली हुई है, वो तो एक ग्रुप है, भाईचारे का ग्रुप है, या फिर कोalition हो जो रिजल्ट आने के बाद भी साथ में मिलकर सरकार बना रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर गेटिंग अ शेयर इन द पावर। एक नहीं बल्कि अनेक पार्टीज को पावर में आने का मौका मिल रहा है, पावर शेयरिंग हो रही है, चाहे अलायंस के थ्रू हो रही हो चाहे कोalition के थ्रू हो रही हो। और यहां पे और भी बताया जा रहा है, इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे होते हैं बच्चों, जैसे कि ट्रेडर्स ने साथ में, जो व्यापारी हैं वो साथ में मिल गए, बिजनेसमैन साथ में मिल गए, इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में मिल गए, फार्मर साथ में मिल गए, इंडस्ट्रियल वर्कर साथ में मिल गए। तो ये लोग बहुत बारी ट्राई करते हैं कि इनको अगर कोई मुसीबत हो रही होती है, जैसे बिजली की मुसीबत हो रही है, पैसा कम मिल रहा है, तो उन चीजों के लिए ये प्रदर्शन करते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। ओके, इनको इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप बोला जाता है, जो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, उस तरीके से। तो दोज आर प्रेशर ग्रुप्स, तो इनको भी पावर दी गई है हमारे डेमोक्रेसी में। उसी के साथ ये लोग मूवमेंट भी निकाल लेते हैं, वो भी वही बात है। They have a share in governmental power either through participation in the governmental committees or bringing influence in the decision making process। तो या तो ये किसी गवर्नमेंटल कमिटी में हिस्सा ले लें ये लोग, ठीक है, या फिर ये लोग बाहरी तौर पर ही, बिना सरकार में घुसे भी, बाहरी तौर पर मूवमेंट्स के थ्रू, प्रदर्शन के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू भी बच्चों सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं कि सरकार इनकी मांगे पूरी करे। तो हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर हो रही है, और उसी के साथ हम देख रहे हैं जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, प्रेशर ग्रुप्स जिनको बोलते हैं, या फिर वो मूवमेंट्स निकालकर भी जो है उनको भी हमने पावर दे रखी है। सिंपल सी बात है, आई होप बात बिल्कुल क्लियर है। ये चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर बताए थे। ठीक है बेटा, ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तुम्हें, लाइव नहीं चाहिए? लाइव नहीं पढ़ाऊं मैं? अच्छा, मैं ना बच्चों देखती हूं कि मैं लाइव आ गई हूं, है ना, मैं लाइव आ गई हूं, और इसके बाद कुछ बच्चे लिखते हैं मैम रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। बेटा जिस दिन रिकॉर्डेड होगा ना बता दिया जाएगा तुम्हें। सिर्फ एक समरी लेक्चर तुम्हारा रिकॉर्डेड आता है, समरी लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, बाकी बच्चों सारी क्लास लाइव जाती है। अगर किसी दिन कारणवश मैम क्लास में नहीं आ पाई बेटा, तो तुम्हें बता दूंगी कि मैं नहीं आ पा रही हूं लाइव, और आज रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन मैं लाइव हूं, मैं लाइव हूं, मैं लाइव हूं बच्चों, मैं लाइव हूं, स्टिल अलाइव एंड स्टिल ऑन लाइव। ओके, चलो आ जाओ बेटा, चलो बेटा, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम वेयर व्हाट इज द सिस्टम कॉल्ड व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बच्चों जी, उस सिस्टम का नाम की हैगा जहां पे पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में डिवाइड करी जाती है। फटाफट से बताओ। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम या कम्युनिटी गवर्नमेंट? चलो चलो बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। ए बी सी डी में से फटाफट फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। रिकॉर्डेड क्लास, बेटा मेरी क्लास तो नहीं रिकॉर्डेड लग रही, तुम्हारा रिप्लाई जरूर रिकॉर्डेड लग रहा है। रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, बार बार एक ही रिप्लाई, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? चलो, सो द करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बच्चों ऑप्शन बी। चलो, अरे लाइव ही आएगी बेटा, क्लास लाइव ही आएगी। ओके,
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज द करेक्ट आंसर। शाश्वत, यश, प्रतीक, अनमोल, कुणाल, सैफ, देव, प्रणव, सुमित एंड छवि। चलिए आगे आ जाओ। ओके चलो, ज्वालामुखी आर्मी अगेन। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि बेल्जियम में मौजूद है, उसका पर्पस क्या है? क्यों है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट? क्यों है? To form alliances between political parties, to allow military to govern, to share power among religious, linguistic groups, या to replace judiciary with executive। जब भी बेटा आप आंसर देते हो उससे पहले ना एक बारी ऑप्शंस पढ़ लिया करो। ये नहीं कि अरे पोल आ गया चलो कुछ भी आंसर नहीं देना है, ठीक है? पोल आने के बाद में उसको आंसर्स को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ऐसे झटपट करके कुछ भी आंसर नहीं देना कि ये मन तो कर रहा है ए दवा दो, मन तो कर रहा है डी आंसर दे दो, ऐसे नहीं करना मेरे बेटे, ढंग से पढ़ के आंसर देना है। चलो बताओ। ओके चलो, द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी। पावर जब आप अलग धार्मिक या फिर भाषा के ग्रुप्स में बांट रहे हो तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वही था। हम अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनके बीच में पावर को बांट रहे थे। दैट इज द पर्पस, दैट वाज द पर्पस। चलिए चलिए ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, प्रणव, तवीन, यश, शाश्वत, कनिष्का, तानिश, रूहा, आदित्य, प्रियांशी एंड अनमोल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंडिया में सीटों को रिजर्व करा जाता है फॉर सम वीकर सेक्शंस। क्यों रिजर्व करा जाता है? क्यों रिजर्वेशन दी जाती है? मेजॉरिटी ताकि डोमिनेट कर सके, ताकि जो वीकर सेक्शंस है उनको रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिल सके। इलेक्शंस को एलिमिनेशन ऑफ इलेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस को एलिमिनेट करना, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज द रीजन? क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है? बताओ बेटा। अच्छा, मैंने ये आंसर कब? मैंने तो आंसर नहीं दिया। अच्छा मैंने आंसर दे दिया पर हिंट को पकड़ लिया है बच्चों ने। बिल्कुल सही बच्चों। तो वीकर सेक्शंस जो देश में कमजोर वर्ग हैं उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन द पॉलिटिक्स, इन द गवर्नमेंट, दैट इज द रीजन उनको, उनके लिए रिजर्वेशन किया जाता है। अभी भी कुछ बच्चे सी और डी आंसर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों आंसर दे रहे हैं। चलो, प्रतीक, कुणाल, तवीन, यश, पुष्पेंद्र और तानिश, यशराज, आरोहन, अनमोल एंड प्रणव। पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज हैपेंस थ्रू। चलो बच्चों जल्दी से बता दो, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पावर जब शेयर होती है कैसे शेयर हो पाती है? कैसे शेयर हो पाती है? ठीक है, क्या है आंसर? हाँ बिल्कुल सही। तो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर जब शेयर होती है तो कैसे होती है शेयर? जब एक गठबंधन की सरकार बनती है, जब एक कोalition गवर्नमेंट बनती है तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है और उनके बीच में पावर इसके थ्रू शेयर होती है। ठीक है बेटा, चलो ऑप्शन बी है, बी है, बी है, देख लेते हैं। अच्छा, कुणाल, प्रणव, सौम्या, रोहन, सैफ, यश सीनियर और तानिश, देव और सौरभ। एक बारी फाइनल लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो यश यादव और हमारे ताविन्स और अनमोल, प्रणव, सुमित, उपदेश, मिश्रा जी, हर्ष, आदित्य एंड अलशिफा, ये फाइनल लीडर बोर्ड है बेटा। वेरी वेल डन। जितने भी बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं और जितने भी बच्चे लीडर बोर्ड पे नहीं भी हैं, आप बच्चों ने आज पूरी क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करी है, बहुत अटेंटिव रह के पढ़ाई करी है। तो एक बारी हो जाए ला तालिया फॉर एवरीवन। ठीक है, एक बारी ताली सभी बच्चे अपने लिए, अपने खुद के लिए क्लैप करेंगे। बिकॉज बेटा क्लास के अंदर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अपने में बहुत बड़ी बात है। हम उसका सही जवाब दे रहे, गलत दे रहे, ये नहीं है। हम यहाँ सीखने आए हैं, तो हो सकता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करके ही इंसान सीखता है गाइस। तो प्लीज हर क्लास में याद रखना कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। ओके, और यार एक मैंने ना बहुत ही प्यारी चीज पढ़ी थी कि जब आपको जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जगह जाना है या अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो वही बात है कि या तो गिव अप ऑन योर ड्रीम्स या फिर इंक्रीज योर सैक्रिफाइस। ठीक है,
जितना ज्यादा हम लोग बच्चों सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइस इन द सेंस कि कभी हमें बाहर जाने का मन है, सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, या फिर बाहर घूमने का मन हो रहा है, या फोन चलाने का मन हो रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो वो सब छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस हैं जो हमें करने पड़ते हैं अगर हमें पढ़ाई करके कुछ अच्छा करना है आगे चल के। तो यार इंक्रीज योर सैक्रिफाइस इफ यू वांट टू रीच योर गोल्स, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट तो फिर बात ही नहीं है फिर तो। ओके गाइज, तो चलिए, एंड यहां पर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ होमवर्क के सवाल। अब यार देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे होमवर्क में टैग करते हैं, फटाफट से कुछ तो कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर है जिसमें मैं चाहती हूं कि आप लोग इसको सोच समझ के लिखिए और मुझे जरूर टैग करें। दिस इज द लास्ट वन, क्रिएट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा सोच विचार का सवाल है कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है पावर शेयरिंग का, जो कि आपको आपके स्कूल, क्लास या फिर घर, कहीं पर भी जहां पे आपको पावर शेयर होती हुई दिखती है, किस तरीके से दिखती है, किस अलग तरीके से दिखती है, वो पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल विच इज अराउंड यू, उसके बारे में आपको लिखना है इस आंसर में। बाकी यार ये तो बहुत सिंपल है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एग्जाम्पल के साथ बता दो, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्या है, प्रूडेंशियल मॉरल रीजन में डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर करना है, डिफरेंशिएट करना है एग्जाम्पल के साथ में। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डज पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में होती है, उससे लड़ाई की संभावना कम कैसे हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, ओके ओके, ठीक है, चलिए, ला तालिए ला तालिए ला तालिए एवरीवन। एंड आज के लिए इतना ही। अगली जो बच्चों हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाला है आपके डाउट्स के लिए एक बहुत स्पेशल सा सेशन। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और पावर शेयरिंग। और इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें लेकर आइएगा और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। थोड़े बहुत डाउट्स जितने हो सकते हैं उनको क्लियर किया जाएगा हमारे उस सेशन के अंदर। ठीक है, तो वो डाउट सेशन होने वाला है, डाउट सेशन में टाइम पर आ जाइएगा नेक्स्ट क्लास में हमारी, एंड उसके बाद में हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद है मेरे ज्वालामुखीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन टुडेज क्लास। एंड बहुत प्यारे तरीके से बच्चों आप लोग पूरे क्लास में अटेंटिव रहते हो, यही देख के मेरा मन खुश हो जाता है। और जितनी एनर्जी मेरे अंदर आ पाती है वो आप लोगों की वजह से आ पाती है, आप लोगों के इन कमेंट्स की वजह से आ पाती है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो, तो थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ माई ज्वालामुखी। यही आग बरकरार रखो बच्चों, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।